औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। अगर एक स्टेट में लेजिस्लेटर कानून बना दे लेकिन मुल्क में जजेस ना हों जो इंसाफ कर सकें, लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एग्जेक्टिव ना हो और पावर सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के पास हो, क्या वो स्टेट चल सकती है या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि स्टेट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की तरह कैसे रिएक्ट करती है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं, यानी वो जो लेजिस्लेचर होते हैं वो लॉ मेकिंग करता है, यानी वो उसका ब्रेन होता है। एग्जैक्टिव के अंदर स्टेट के हाथ होते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और जो जुडिशरी होती है वो ब्रेन होती है स्टेट का, क्योंकि वो इंसाफ करती है और वो बताती है कि इंटरप्रेट करती है कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो डेयर एस्पायरेंट्स एक बात याद रखें, सीएसएस डेफिनेशन का एग्जाम नहीं है, बल्कि एनालिसिस, लिंकेज, एक दूसरे को आपस में लिंक करना और अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है। इसलिए हमने कल जो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने आर्गन ऑफ द स्टेट पढ़े थे। आर्गन ऑफ द स्टेट हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके पिछला लेक्चर देखें। आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट देखा था हमने, और हमने डिस्कस किया था कि लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर की टाइप्स क्या होती हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, पूरे डिस्कशन जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा एग्जैक्टिव की हम टाइप्स देखेंगे, उसके बाद इसके फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जुडिशरी, क्योंकि ये तीसरा पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। जुडिशरी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसके फंक्शन देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये होंगे टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पहले हमने पिछले लेजिस्लेशन बता दो क्या है। तो आप अगर आपने वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में हमें कोई से 4 फंक्शन बताएं आप लेजिस्लेचर के, कमेंट सेक्शन में, कि लेजिस्लेचर के कौन से 4 मेन फंक्शन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये तो क्या कहते हैं, ये एग्जेक्टिव्स सेकंड आर्गन ऑफ द स्टेट होता है। सेकंड आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इसका है इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज। जो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, तो इसकी अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं। फॉरेन ऑथर की ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन हम बताएंगे। अभी हम एक फॉरेन ऑथर को डिस्कस करेंगे। जब भी आपने वो क्या कहते हैं बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन करना है, जो 3 में से 2 करने हैं, उसमें हमेशा ना आपने 2 डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है। एक आपकी सिंपल होगी और एक आपकी होगी वो होगी क्या कहते हैं फॉरेन ऑथर की होगी, ताकि आपका उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो सबसे पहले हम अब करते हैं फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन। The executives executive is the sum total
of those officials who carry out and enforce the कैरी आउट यानी संभाल रखते हैं और इन्फोर्स करते हैं, कैरी आउट द विल ऑफ द स्टेट, विल ऑफ द स्टेट, विल से मराद होते हैं कि उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव उसके वो बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, वो विल ऑफ द पीपल ही होती है, जो लॉ बनाते हैं वो विल ऑफ द पीपल के मुताबिक बनाती हैं, इसलिए उसको विल ऑफ की इन्फोर्स भी करता है, कैरी आउट भी करता है। तो ये किसने कहा है? ये हरमन फाइनर ने कहा है, हरमन फाइनर। ठीक हो गया, ये हो गया। लेजिस्लेचर जो भी फैसला करते हैं, कानून बनाते हैं, एग्जैक्टिव उस फैसले को ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंट भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, उसको ग्राउंड रियलिटी भी बनाता है। ठीक हो गया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द एग्जैक्टिव्स। जैसे हमने पहले बताया, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द एग्जैक्टिव्स। पहले इसको बताता है कि 4 मेन एक्टर्स होते हैं एग्जैक्टिव्स के। पहले हम एक्टर्स देख लेते हैं। 4 मेन एक्टर्स, 4 मेन एक्टर्स ऑफ एग्जैक्टिव। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट, ये मोस्टली प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर वो अगर अमेरिका में यूके में चले जाए तो क्वीन होती है। ठीक है, मोस्टली आपको हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ही मिलेगा। उसके बाद दूसरा आता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये मोस्टली आपको प्राइम मिनिस्टर नज़र आएंगे। अगर पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है तो आपको क्या कहें, प्राइम मिनिस्टर नज़र आएंगे। अगर वो कहते हैं प्रेसिडेंट सिस्टम है तो फिर आपको प्रेसिडेंट नज़र आएंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद आता नंबर 3 पे होती है कैबिनेट। कैबिनेट, कैबिनेट में क्या होती है? इसमें मिनिस्टर्स होते हैं जो सेलेक्टेड होते हैं फ्रॉम द लेजिस्लेचर बाई हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेलेक्ट करता है। जब अभी हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो उसमें हम बताएंगे कि कैबिनेट किस तरह बनती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैसे बनती है और पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में कैसे बनती है। तो कैबिनेट यानी मोस्टली मिनिस्टर्स होते हैं जो आपकी स्टेट को चलाते हैं। उसके बाद चौथा जो उसका मेन एक्टर है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के स्पेलिंग 2 दफ़ा नोट कर लें क्योंकि आप बहुत दफ़ा कन्फ्यूज होता है। ब्यूरोक्रेसी, ठीक हो गया। इसमें जो होता है मोस्टली जो पावर्स होती है वो होती है, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो उसमें तो सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होगी। अगर पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है तो मोस्टली पावर उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। तो ये सिस्टम पावर डिफाइन करते हैं कि कौन से पावर किसके पास, ज़्यादा पावर किसके पास है। ठीक है, ये हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अभी हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ द एग्जेक्टिव। पहले हमने 4 मेन एक्टर्स किए हैं, अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव्स, इसकी बेसिकली 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स, जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स होते हैं ये जो आपको मैंने अभी पहले बताया कि प्रेसिडेंट हो, जो ऊपर वाले 3 है यानी प्रेसिडेंट, प्लस पीएम प्लस कैबिनेट, यानी जो 4 में से 3 जो मेन एक्टर्स है वो होते हैं, कैबिनेट होती है। ये जो होते हैं ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स होते हैं और ये पॉलिसी डिज़ाइन यानी ये पॉलिसी डिसीजंस करते हैं। पॉलिसी डिसीजंस ये करते हैं, पॉलिसी डिफाइन ये करते हैं। वो जो लेजिस्लेचर वो लॉज बनाते हैं, ये पॉलिसी डिफाइन भी करते हैं, डिसीजन भी करते हैं
और इनके जो होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, यानी टेम्परेरी नेचर होता है इनका, यानी ये टेम्परेरी, ये 3 से 5 साल के लिए आते हैं। हर जगह डिफरेंट होता है, कहीं कहीं 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, कहीं कहीं 5 साल के लिए होते हैं। तो पाकिस्तान में तो ये 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस ना आए तो ये 5 साल पूरे करते हैं, अगर आ जाए तो फिर ये उस वक्त ये इनसे पावर स्नैच कर ली जाती हैं। उसके बाद यानी ये जो है ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं। उसके बाद है ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, दूसरी जिसकी किस्म है वो है परमानेंट एग्जेक्टिव। परमानेंट एग्जेक्टिव्स, परमानेंट एग्जेक्टिव्स क्या कौन से होते हैं? ये आपकी होती है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, यानी जो भी CSS के पास करने के बाद जो बच्चे अपॉइंट होते हैं वो बेसिकली वो आपके ब्यूरोक्रेसी पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें आपके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज आ जाती है, पाकिस्तान पुलिस पुलिस सर्विसेज आ जाती हैं इसमें। उसके बाद इसमें कस्टम्स आ जाते हैं, रेलवे आ जाती है। यानी जो सारे भी जो CSS पास करने के बाद जो 8-12 पॉइंट्स हैं, उन जो भी पॉइंट होते हैं वो सारे ब्यूरोक्रेसी पे मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, ये टेक्निकली ट्रेन होते हैं, टेक्निकली ट्रेंड होते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकली इनका जो पहली सोच होती है ये पॉलिटिकल न्यूट्रल होते हैं, यानी किसी भी गवर्नमेंट का साथ नहीं देते, बल्कि जो वो पॉलिसी बनाते हैं वो चुप कर यानी ये खामोशी से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी पॉलिटिकल न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यूस, यानी ये नहीं होता कि 2 साल बाद 5 साल खत्म हो जाए, ये बल्कि कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं कंटिन्यूसली, उसको संभालते हैं, ये परमानेंट होते हैं। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ द ये हो गए परमानेंट, आपने टाइप्स देख ली, एक्टर्स देख लिए, डेफिनेशन देख ली, इंट्रोडक्शन देख लिया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस ऑफ द एग्जेक्टिव्स, फंक्शंस ऑफ द एग्जेक्टिव्स। तो फंक्शंस देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इनका जो मेन फंक्शन है वो है इम्प्लीमेंटिंग लॉ बाय ऑल। इनका जो पहला फंक्शन है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। सिंपल जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इन द स्टेट। इनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो लेजिस्लेटिव लॉज बना रहे हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करना। दूसरा काम इनका होता है, जो मेन काम होता है वो है फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करना, मैनेज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। फॉरेन पॉलिसी में ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो बनाते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के साथ ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशंस। उसके बाद ये करते हैं ट्रीटीज साइन करते हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, ट्रीटीज साइन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। जैसे मोमेंडम ऑफ वो कहते हैं ना, हमने मोमेंडम बनाया है, नेगोशिएशंस, ठीक है। ये ट्रीटी साइन करती हैं, अपने मुल्क में वो लेके आते हैं, इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, इस तरह इनका काम होता है। उसके बाद तीसरा, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाते हैं, उसके बाद ये अपॉइंट एम्बेसडर्स, ये अपनी मर्जी के अपॉइंट
एम्बेसडर्स यानी अपनी मर्ज़ी के एम्बेसडर बना भेजते हैं अपने, जो कहते हैं कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को, डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर करने के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एम्बेसडर्स अपॉइंट करते हैं। एम्बेसडर या डिप्लोमेट अपॉइंट करते हैं। आपको पता है कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फ़र्क होता है? जब भी बात हो रही होती है कि वो बताते हैं कि एम्बेसडर, और आपने हमें बताना है कि एम्बेसडर वर्सेस हाई कमिश्नर, इसमें क्या फ़र्क होता है आपने हमें बताना है। हाई कमिश्नर अगर आपको पता चल जाए तो ठीक, नहीं तो मैं अगली वीडियो में ये इंशाल्लाह बताऊंगा कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या फ़र्क होता है। ये हाई कमिश्नर आते हैं, उसके बाद ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का वो कहते हैं समिट हो रहा है, तो ये समिट अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एग्जेक्टिव करते हैं। अभी देख रहे हैं कि हमारा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो मोस्टली कभी ब्रिक्स में उसमें जा रहा है, कभी वो सार्क की अटेंड कर रहा है, कभी SCO में अटेंड कर रहा है, कभी ECO के वो समिट अटेंड कर रहा है। तो ये अटेंड कर रहे हैं, ना कि कोई वो ब्यूरोक्रेट, बल्कि ये अटेंड कर रहे होते हैं एग्जेक्टिव्स। जॉइंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट्स, इंटरनेशनल या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल समिट्स। तो यानी इनका पहला काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और दूसरा काम है मैनेज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी कैसे मैनेज करते हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशन आते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं, वगैरह वगैरह। इनका जो तीसरा काम है वो है साइनिंग ऑफ द बिल। साइनिंग ऑफ बिल्स, कि ये जो है ये प्रपोज बिल भी कर सकते हैं, कैन प्रपोज लॉ ड्राफ्ट, यानी कोई बिल है उसको ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि बिल कानून बनने से पहले वो एक बिल ही होता है। जब वो कहते हैं कि बिल पास होता है, बिल जो है ये पास होता है, बिल इज़ पास्ड बाई बाथ हाउस। जब दो हाउसेज से बिल पास हो जाता है तो अभी तक बिल ही होता है। जब तक वो कहता है कि साइन नहीं हो जाता, बिल शिफ्ट हो जाता है लॉ में आफ्टर साइनिंग ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, यानी प्रेसिडेंट से साइन हुए बगैर पहले वो बिल होता है, जब वो प्रेसिडेंट से साइन हो जाता है तो वो बन जाता है आपका लॉ। इसको हम प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। कि इनका काम ये भी होता है कि ये पहले बिल, वो कहते हैं बिल आपको प्रपोज भी कर सकते हैं कि आप ऐसा एक लॉ लेके आए, इस प्रपोज भी कर सकते हैं, ड्राइंग इसको बना के दे भी सकते हैं। उसके बाद ये पास करवाएंगे लेजिस्लेचर, उसके बाद साइन कर देंगे। तो यानी ये जब तक साइन नहीं होता तब तक ये बिल होता है। तो जब ये बिल लॉ बनता है जब वो साइन हो जाता है हेड ऑफ स्टेट से। उसके बाद तीसरा काम है, चौथा इनका काम है लॉ मेकिंग भी ये कर सकते हैं। लॉ मेकिंग भी यानी लेजिस्लेशन भी ये कर सकते हैं। इसके बारे में कि कुछ रियासतों ने हैज़ पावर टू मेक इशू या लॉ इन सर्टन कंडीशन, यानी इन सर्टन या अनसर्टन सिचुएशंस में इनके पास लॉ मेकिंग की पावर्स भी होती है। यानी हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट के पास, हेड ऑफ द स्टेट के पास पावर होती है लॉ मेकिंग की भी। ऑर्डिनेंस जैसे हम कह सकते हैं, ऑर्डिनेंस जो होता है इसकी उम्र जो होती है वो 90 डेज होती है, यानी लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद इनका पांचवा काम है वो है अपॉइंटमेंट्स।
अपॉइंटमेंट ये हैज़ अथॉरिटी टू मेक सर्टेन अपॉइंटमेंट, कि एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। जो कैबिनेट होती है ये कौन अपॉइंट करता है? कैबिनेट जो होती है अपॉइंटेड बाय हेड ऑफ स्टेट ऑन द प्रपोजल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद यानी जो ये अपॉइंटेड हेड ऑफ द स्टेट होती है, प्रपोज कौन करता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट करता है। उसके बाद जो कैबिनेट हो गई प्लस हेड ऑफ द स्टेट हो गया प्लस हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये अपॉइंट करते हैं ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद ये अपॉइंट एडवाइजर भी करते हैं। अपॉइंट एडवाइजर्स। एडवाइजर्स कौन होते हैं? ये हेड, इनके मिनिस्टर्स नहीं होते, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये भी अपॉइंट करते हैं, एडवाइजर भी अपॉइंट करते हैं। उसके बाद ये एम्बेसडर भी अपॉइंट करते हैं, पीछे फॉरेन पॉलिसी की तरह ये अपॉइंटमेंट द डिप्लोमेट्स को भी ये अपॉइंट्स करते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद ये लोकल लेवल, लो लेवल के एग्जेक्टिव्स को ये अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 इनका है मिलिट्री फंक्शन भी है इनका। मिलिट्री फंक्शन भी है एग्जेक्टिव्स का। मिलिट्री फंक्शन क्या है? वो कहता है कि मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज जो हो सकती हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ, यानी जो मूवमेंट, यानी जो फौज है, ये फौज है, ये आर्मी है, ये एयर फोर्स है, मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज कैन बी डन बाय हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट यानी ये जो हमारी स्टेट का सदर है वो अपनी जो फोर्सेज को है वो मूवमेंट करवा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो मेजर अपॉइंटमेंट होती हैं, चाहे आर्मी हो, नेवल हो, नेवी कह लें, या एयर फोर्स है, इन सब की जो मेजर अपॉइंटमेंट होती हैं वो कौन सदर करता है? मेजर अपॉइंटमेंट जो होती हैं, मेजर अपॉइंटमेंट वो कौन करता है? ये आपका हेड इज अपॉइंटमेंट्स इज डन बाई हेड ऑफ द स्टेट, यानी हेड ऑफ द स्टेट करता है, यानी प्रेसिडेंट इनके अपॉइंटमेंट्स करता है, और ये हमेशा करता है, ऑलवेज। अब देखें जब भी आर्मी चीफ की लिस्ट जाती है तो उसमें से एक सिलेक्ट करके भेजता है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब को सिलेक्ट किया था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक को पसंद, सबको वो नीचे सबसे जो लिस्ट था उसको अपॉइंट किया था, यानी ये अपॉइंट ये खुद करते हैं। उसके बाद नंबर 7 जो इनका काम है वो है बजट प्रपोजल, यानी जो हमारे पाकिस्तान का जो स्टेट का जो बजट होता है ये खुद प्रपोजल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका कहते हैं बजट जो होता है मेड बाय एग्जेक्टिव्स। आपने देखा हो कि जब बजट पेश होता है तो वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या कर रहा होता है, आपको रिप्रेजेंट जो कर होता है, प्रपोज कर रहा होता है। बनाते भी यही खुद है और ये प्रपोज भी करते हैं, प्रपोज्ड बाय एग्जेक्टिव, यानी ये बनाते भी खुद हैं, प्रपोज भी खुद करते हैं, लेकिन ये से इनको सिर्फ क्या अप्रूवल चाहिए होती है लेजिस्लेचर से। बजट बनाने के लिए इनको अप्रूवल चाहिए होती है। अप्रूवल रिक्वायर फ्रॉम लेजिस्लेचर से इनको अपनी अप्रूवल चाहिए होती है। तो वहाँ इनकी डिबेट डिस्कशन होती है, तो उसके बाद ये आपका वो कहते हैं कि एक वो बन जाता है बजट, यानी अप्रूव हो जाता है। बनाते भी खुद हैं, पेश भी खुद करते हैं। तो ये हो गए मेजर 7 फंक्शन ऑफ द स्टेट। तो आप हमें कोई भी अभी कमेंट सेक्शन में कोई भी 3 बता दें, मैं आपको, आप पहले 3 लिख लें, मैं फिर आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला वो है इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, दूसरा मैनेज फॉरेन पॉलिसी, तीसरा साइनिंग ऑफ द बिल्स, चौथा लॉ मेकिंग,
5वां है अपॉइंटमेंट, नंबर 6 है मिलिट्री फंक्शन और नंबर 7 है बजट प्रपोजल्स। ठीक हो गया। तो इसके बाद वो कहता है कि ये फंक्शन लिखने के बाद आपने कोड लिखनी है एक, द एग्जेक्टिव इज द पिवट, यानी सेंटर पॉइंट, पिवट कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट्स, पिवट अराउंड विच जिसके द होल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व घूमता है, यानी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो उसके रिवॉल्व घूमता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो वो पिवट पॉइंट क्या है, वो एग्जेक्टिव है। ये कौन कह रहा है, ये हर ओल्ड लस्की कह रहा है, हर ओल्ड लस्की। ये कोटेशन आप नोट कर लें। उसके बाद कहता है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव डायरेक्शन देता है और परमानेंट एग्जेक्टिव उसको इंप्लीमेंट करता है। तो उसके बाद हम कर लेते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एग्जेक्टिव। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एग्जेक्टिव इन स्टेट। एग्जेक्टिव, तो वो कहता है कि 3 किस्म के वो होती हैं एग्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है वीक एग्जेक्टिव जो होगा तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा, बैड गवर्नेंस होगी स्टेट में, बैड गवर्नेंस। उसके बाद क्या होगा, पोवर सिचुएशन ऑफ द स्टेट, पोवर सिचुएशन ऑफ द स्टेट, और जो होगा करप्शन होगी, माल फंक्शनिंग होगी, एक्सेट्रा। दूसरा बात वो कहता है कि जब एग्जेक्टिव, वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव्स होंगे, एग्जेक्टिव जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर क्या होगा, फिर गुड गवर्नेंस होगी, टेक्निकली साउंड पीपल होंगे, और उसके बाद क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ऑल स्टेट डिपार्टमेंट्स, एफिशिएंट होंगे, जो एफिशिएंट ऑल स्टेट डिपार्टमेंट, इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस कह लो या डिपार्टमेंट्स कह लो, वो एफिशिएंट्स होंगे। उसके बाद जो वो टेक्निकली साउंड वो गया, ब्यूरोक्रेसी होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होगी स्टेट की, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही होगी। तो इस तरह वो एग्जेक्टिव जब होंगे तो स्टेट की हालत बदल रही हो, बेहतर हो रही होगी। चौथा है वो कहता है ओवर पावरफुल एग्जेक्टिव्स। अगर किसी स्टेट में ओवर पावरफुल एग्जेक्टिव्स होंगे तो उसका क्या हाल होगा। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा अथॉरिटेरियनिज्म, यानी मोनार्की होगी, बादशाहत होगी। जैसे हमारे मार्शल लॉ में हम देखते हैं कि जब एक्चुअल पावर्स होते हैं तो फिर वो मार्शल लॉ लग जाता है। मार्शल लॉ में फिर वो सारी पावर्स उसके पास होती है, जो चीफ मार्शल लॉ होता है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस होगा, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद वीक पार्लियामेंट्री जो होता है वो कहते हैं स्टेट होती है, पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल कर सकती है एग्जेक्टिव्स को, वो नहीं कर सके, वीक ओवरसाइट हो जाएगी, इनके जो काम करने की वो पावर होगी कम होगी, ओवरसाइट होगा। ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं, इसलिए मोंटेस्क्यू ने कहा था कि एग्जेक्टिव्स को जुडिशरी और लीजिस्लेचर के चेक्स में रखना चाहिए।
तो इसलिए मोंटेस्क्यू ने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मोंटेस्क्यू ने थ्योरी दी थी। अगर इनको अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसलिए मोंटेस्क्यू ने ये थ्योरी दी थी कि अगर ये आपस में कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर ये ओवर पावरफुल एग्जेक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसको सिविल अथॉरिटेरिज्म होगा, मोनार्की होगी, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस होगा, वीक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होगा, जुडिशरी को दबा के रखा जाएगा और एग्जेक्टिव को भी दबा के रखा जाएगा। तो इसलिए वो उसकी थ्योरी याद आती है, मोंटेस्क्यू थ्योरी चेक्स एंड बैलेंसेस। मोंटेस्क्यू मैंने लेक्चर में अपने दिया हुआ है, तो आप उसकी क्या लिस्ट में जाकर दे सकते हैं मोंटेस्क्यू को। ये हो गया आपका एग्जेक्टिव्स। अभी हम देखते हैं जुडिशरी। जुडिशरी जुडिशरी का काम सिर्फ केसेस सुनना नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना भी होता है। यानी दे आर द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी क्या है? इट इज द ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या करता है? इंटरप्रेट द लॉ। उसके बाद डिसबर्स यानी तकसीम करना, यानी इंसाफ को दस्तयाब करना, डिसबर्स द जस्टिस टू पब्लिक। यानी ये इसका एग्जेक्टिव जुडिशरी का काम ये है। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इंटरप्रेट द लॉ इसका काम है, और डिसबर्स द जस्टिस इन द पब्लिक ऑफ द स्टेट। ठीक हो गया। तो इसके बाद में मोंटेस्क्यू ने तारीफ की है जुडिशरी की। देयर इज नो लिबर्टी, देयर इज नो लिबर्टी if the judiciary power is not separated from the executive। यानी जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलहदा होना चाहिए, यानी अलहदा बनाना चाहिए, ना कि ये एग्जेक्टिव का हिस्सा है। यानी ब्यूरोक्रेसी के अंडर नहीं आती, बल्कि ये अलहदा इसको यानी सेपरेट होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये मोंटेस्क्यू कह रहा है, मोंटेस्क्यू। ठीक है, इसके मुताबिक अगर एग्जेक्टिव जुडिशरी के कंट्रोल में होंगे, अगर जुडिशरी एग्जेक्टिव के कंट्रोल में होगी तो अवामी आज़ादी यानी पब्लिक लिबर्टी ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। और इसका जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का रियल गार्डियन है। ठीक हो गया। और जो अपॉइंटेड होते हैं, ये भी जो जजेस होते हैं, ये भी एग्जेक्टिव्स के अपॉइंटेड होते हैं। जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जेक्टिव्स। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द
जुडिशरी सबसे पहले हम इसके देखते हैं फंक्शंस। इसका पहला जो काम है, जो सबको पता है कि जुडिशरी का काम है, वो है इंटरप्रेट द लॉ ऑफ द स्टेट। कि इफ हैव एनी कन्फ्यूजन, अगर लॉ में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो इसको क्या करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा। इसको आप समझ ले कि ये स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट होता है। स्पोक पर्सन ऑफ लॉ, लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ये बोलने वाला होता है, यानी इंटरप्रेट करने वाला होता है। उसके बाद दूसरा इसका काम है वो है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म को हम इंशाल्लाह अगले मज़ीद किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है वो इंशाल्लाह हम आगे बताएंगे आपको। ये तो अभी हमसे इसका एज ए फंक्शन देख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर पूरा लेक्चर्स है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यूज़ ये होता है कि अगर किसी कोई कानून लेजिस्लेशन ने बनाया है, लॉ पास बाई लेजिस्लेचर, अगर जुडिशरी को पता लगता है कि इसमें कोई क्या कहते हैं कि कोई ये इसकी इनकम्पैटिबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ये वायलेट कर रहा है, तो ये फिर ये आपस में उसको रख लेते हैं कि ये कानून पास नहीं करने देते। अगर वो कर देते हैं कि वो जो लेजिस्लेचर है अगर उसको करते हैं एक्सप्लेन, और जुडिशरी इसमें आ जाती है समझ, एक्सप्लेन, और अपना मोटो एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ये क्यों बनाया है। अगर वो एग्री हो जाते हैं दोनों तो फिर तो वो बनता है कानून, एग्री तो बन जाता है लॉ। अगर वो डिसएग्री हो जाए, लेजिस्लेचर एक्सप्लेन भी करता है कि हमने ये कानून इससे बनाया, ये इसके कहना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस तरह है, तो अगर ये डिसएग्री हो जाए तो ये क्या बन जाता है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देते हैं उस कानून को, और वो कानून निल एंड वाइड हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू यानी ये कानून, इसके पास भी कानून बनाने की पावर है। अगर ये डिसएग्री हो जाए तो ये उसमें क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि इसमें ये तब्दीलियाँ लेके, और रिकमेंडेशन करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, और इसमें तब्दीलियाँ भी करवा सकते हैं, ठीक है। और उस जो रजिस्टर लॉ होता है उसको ये नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू था, इसकी पावर जो ये आया था, ये अमेरिका से पावर निकली गई थी जब मैरीबरी केस और मेडिसन के दरमियान केस हुआ था, ठीक है। और जो तीसरा काम इसका है, पहला इसका काम है इंटरप्रेट द लॉ, दूसरा जुडिशियल रिव्यू, और तीसरा काम जो है फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक को ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करता है। ये स्टेट्स सबको देती है, जुडिशरी कैन प्रोटेक्ट हिम। तो ये कौन देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, फ्रीडम जॉब है, फ्रीडम ऑफ, यानी बहुत सारे, यानी कहना कुछ 15-16 जो है फ्रीडम ऑफ चॉइसेस कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पाकिस्तान देता है। तो इसको इंश्योर करवाना ये सिर्फ जुडिशरी का काम होता है। उसके बाद इसके पास पावर्स होती है, रिट मार सकता है। इसके पास 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट, वो इंशाल्लाह हम आगे अगले लेक्चर में बताएंगे कौन कौन सी रिट्स होती हैं। कि अगर बंदा बार एग्जाम्पल बाद होगा तो कुछ फोर्स डिसअपेरेंस होती है, फोर्स
डिस अपेयरेंस यानी कोई बंदा उसको उठा के ले जाता है, तो उसको बाज़ाब्ता लाने के लिए तो ये जुडिशरी इसको एजेंसी को ऑर्डर देती है कि वो बंदा पेश करें, तो इसमें वो बंदे पेश करते हैं, यानी वो उनके फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करवाती है। और तीसरा चौथा जो इसका काम है वो है एडवाइजिंग लॉज, एडवाइजिंग लॉज, यानी जुडिशरी जहाँ समझती है कि यहाँ जो लॉज हैं ये पुराने हैं, उसमें इसमें मॉडिफिकेशन की जाए, तो ये किसको एडवाइज कर सकते हैं, ये मॉडिफाई करने के लिए लेजिस्लेचर को कह सकते हैं, प्लस ये एग्जेक्टिव को भी एडवाइस दे सकते हैं। और जो ये मैटर है ये वो अगर एक्सेप्ट कर लें तो ठीक है, मैटर एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर है, ना करें तो ये वो कहता है कि बॉन्डिंग नहीं होता, नॉट बॉन्डिंग होती है, यानी कि एडवाइजिंग, यानी वो उनकी मर्जी एक्सेप्ट करें या ना करें, उनकी मर्जी है। नंबर 5 पे जो क्वेश्चन इनका वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं इनके जुडिशरी के। सबसे पहले इसका वो है ये अपॉइंटमेंट करते हैं, सर्टन अपॉइंटमेंट से लेके आते हैं, यानी जो जजेस अपॉइंट होते हैं ये खुद अपॉइंट्स करते हैं, इनकी अपनी वो क्या कहते हैं अपना अलहदी है, अभी नाम नहीं आ रहा मुझे, इनकी अपनी अलहदा वो कहते हैं टीम है, वो खुद जजेस अपॉइंट करती है, उनके वो चेक करती है। उसके बाद ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस, ट्रांसफ़र। उसके बाद हायरिंग, उनको रखना। उसके बाद ये इनके पास प्रमोशन, सारा कुछ इनके पास अपनी पावर होती है। जुडिशरी इसकी जब वो कहता है कि तब ये कसम जब ये इंडिपेंडेंस हो। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जुडिशल इंडिपेंडेंस क्या होती है। ये तमाम काम तभी स्टेट वो कर सकती है, क्या कैसे कर सकती है, जब पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि गार्डियन एज अ गार्डियन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी एज अ गार्डियन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जुडिशरी एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डियर एस्पायरेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, बल्कि वो इट एक्सप्लेन्स ऑल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी अब तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑल के जो स्टेट्स के फंक्शंस हैं, अफेयर्स हैं, लॉज हैं, ये एक्सप्लेन करता है। उसके बाद इसके लिए जुडिशरी का ये काम है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाए, बल्कि ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को साइड लाइन किया जा सके। तो इसके बारे में कोटेशन है, रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी को चाहिए कि वो इंश्योर करती है कि हुक्मरान और अवाम दोनों कानून के आगे बराबर रहें, यानी इक्वालिटी को इंश्योर करें, ठीक है। उसके बाद और कानून हुक्मरान और अवाम के ऊपर बराबर रहे और दोनों कानून के नीचे रहें, इन कानून के उनके से अबव है, सुप्रीमेसी यानी उनकी अबव द लॉ, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनके से अबव द लॉ है। तो ये हो गया गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस होती है कि जजेस
should decide dispute without fair or favor, fair or favor, उसके बाद without external pressure from executives plus military plus political influence और लेजिस्लेचर, यानी इन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें कि इनको किसी का एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, फेयर या उनको फेयर या फेवर का वो लालच ना हो। तो अब डिसीजन सिर्फ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस करते हों, उनके जो फैसले हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ पर बेस करते हों। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। जजेस आर फ्री, जजेस आर फ्री, जुडिशल इंडिपेंडेंस मीन्स जजेस आर फ्री टू डिसाइड केस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंसाइंस, यानी जो अपने दिमाग के मुताबिक उनको जो आंसर आ रहा है वो कंसाइंस अपने रैशनल के मुताबिक करें। विदाउट प्रेशर, इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस और एनी पावरफुल ग्रुप, ठीक हो। ये डेफिनेशन होगी आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इंडिपेंडेंस की जुडिशरी की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंस होगी तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला है कि प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पहला क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नंबर 2 क्या है? रूल ऑफ लॉ होगा। यानी ये फंडामेंटल राइट्स की अगर जुडिशरी शहरियों को स्टेट की ज़्यादती या ज़रूरत से ज़्यादा पावर के इस्तेमाल से बचाती है, यानी जो पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करती है उसको रोकने के लिए जुडिशरी उनको रोक सकती है। उसका रूल ऑफ द लॉ क्या है कि लॉ सब के लिए बराबर है। तो कोई भी लॉ के यानी लीड हो या एग्जेक्टिव है, अगर वो किसी गरीब के साथ ज्यादती करता है, किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है, तो अदालत उसको उससे छुड़वा के देगी, उसको अपने सामने बुलवाएगी। तो ये रूल ऑफ द लॉ नहीं ये इंश्योर करवा सके। अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में होगी तो फिर ये काम नामुमकिन है। तीसरा काम क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अगर क्या कहना है लेजिस्लेचर या एग्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे या उसको वायलेट करेंगे तो ये उसके वो क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आवाम को उनको कंट्रोल करेगी चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू वो इनको कंट्रोल करेंगे। जो चौथा वो फ़ायदा है वो है जुडिशल रिव्यू के थ्रू वो उसको कंट्रोल करेगा। और जो सो मोटो
शो मोटो पावर, उसके ज़रिए लेजिस्लेचर को ये कंट्रोल करता है। यानी ये आर्टिकल 184(3) के तहत ये उसको एग्जेक्टिव को कंट्रोल करेगा, जुडिशल रिव्यू के ज़रिए ये लेजिस्लेचर को कंट्रोल करेगा। तो इसके बारे में कोटेशन नोट कर लें एक, द जुडिशरी इज़ द लीस्ट, यानी कम से कम लीस्ट डेंजरस ब्रांच, डेंजरस ब्रांच क्या लें, ये आर्गन कर लें, ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, बट लेकिन ओनली इट इज़ इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट की बात करता है कि कम वो नुकसान करती है। यानी तो ये किसने कहा, ये है अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा ये कोटेशन। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जेक्टिव्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, उसके टाइप्स, उसके मेन 4 एक्टर्स कौन कौन से हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वस्सलाम।